हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, जिसमें आज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए बैक टू बैक सीरीज आ रही है हर सब्जेक्ट्स की, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा किया जा सके। तो आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 पे, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो बेटा, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की वर्डिंग से ही आप समझ रहे होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को पढ़ाने से पहले मैंने जो आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया था बेटा, उसमें हमने क्या पढ़ा था? शीत युद्ध, दो ध्रुवता का अंत पढ़ा था हमने। दो ध्रुवता के अंत में हमने क्या पढ़ा था कि विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेटा क्या हुआ था? विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका जिसमें से कौन सी विचारधारा की थी? तो पूंजीवादी विचारधारा की थी, यानी कि कैपिटलिज्म। और यूएसएसआर जो थी वो तुम्हारी कौन सी विचारधारा की थी? सोशलिज्म, यानी कि समाजवादी। ठीक है बेटा, तो इन्हीं दोनों विचारधाराओं के बीच में जो होड़ चल रही थी उसी को हम कहीं ना कहीं शीत युद्ध कहते हैं। और यही शीत युद्ध से विश्व में क्या हो गया था? विश्व का ध्रुवीकरण हो गया था, तो जिसमें से यूएसएसआर का अंत हो गया था। तो इसी ये जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है बेटा, ये इसी का चैप्टर का आगे का कड़ी है एक तरह से, कि हम किस चीज को सत्ता के विकल्प के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर हमारे पास जो विकल्प थे वो दो ही थे, या तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर समाजवादी। यानी कि जितने भी उस समय पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ था, वो लोग अपना विकास करने के लिए या तो पूंजीवाद के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ रहे थे या फिर समाजवाद के साथ जोड़ रहे थे। अब इतने छोटे छोटे देश जो अभी आजाद हुए हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, और जब वो ऐसे बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ते थे तो उनका कहीं ना कहीं विउपनिवेशवाद हमें देखने को मिल रहा था। विउपनिवेशवाद बेटा एक नई वर्डिंग है। आपने आज तक जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा आपने उपनिवेशवाद। आपने जो आज तक पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा या तो उपनिवेशवाद पढ़ा होगा या फिर साम्राज्यवाद पढ़ा होगा, है ना। अगर मैं बात करूं कि उपनिवेशवाद होता क्या है, तो उपनिवेशवाद होता है बेटा कि किसी भी देश का आर्थिक शोषण करना। और जबकि साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है कि कोई भी बड़ा देश जब किसी छोटे देश का क्या करता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। जैसे कि तुम देखो कि भारत के लिए एक लाइन बोली जाती है कि भारत ब्रिटेन का साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद देश था। यानी कि ब्रिटेन सरकार ने हमारे ऊपर कंट्रोल भी किया हुआ था और वो हमारा आर्थिक शोषण भी कर रहे थे। और ये इसकी परिभाषा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो उपनिवेशवाद है वो बदल गई। अब क्या होने लग गया कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि इन दोनों महाशक्तियों के बीच में क्या चल रहा था बेटा? होड़ चल रही थी। अब इस होड़ में ये क्या चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा देश क्या करें, इनको इनको अपना ले, पूंजीवाद को अपना ले या समाजवाद को अपना ले। तो अब इनको ज्यादा से ज्यादा कैसे अपनाएंगे? वो कुछ तो ये करेंगे ना ऐसा। तो इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने विउपनिवेशवाद को अपना लिया। यानी कि अब ये छोटे छोटे देशों को बहुत ज्यादा कर्ज उपलब्ध कराने लग गए, बहुत ज्यादा उनको आर्थिक सहयोग करने लग गए। और इसके वजह से उनके यहाँ पे ये सैन्य अड्डा बनाते थे, उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा कर लेते थे। तो जिससे नव स्वतंत्र देशों का विकास की जगह पे विकास उनका कहीं ना कहीं रुक गया था। उनको भी अपने साथ हथियारों की होड़ में शामिल कर लेते थे, उनके यहाँ के बाजारों को ये लोग बढ़ने नहीं देते थे आगे। तो इन सब चीजों से तुमको लगता है कि छोटे छोटे देश, भारत जैसा ही देश जो है, तो क्या वो ग्रो कर पाता? कि जिस समय भारत आजाद हुआ था वो हथियारों की होड़ में शामिल हो जाता, या फिर उसी समय विदेशी शक्तियों को हमारे यहाँ पे बाजारों में अपना सामान बेचने का अधिकार दे दिया जाता, तो क्या हमारा देश ग्रो कर पाता? शायद नहीं, उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता जितना कि अब कर चुका है या अब कर रहा है ना। तो इसीलिए ये जो क्या कहते हैं, विश्व में जो दो महाशक्तियां हैं या फिर जो पावर के जो केंद्र थे वो दो थे, एक था समाजवाद और एक पूंजीवाद। तो इसी को चैलेंज करने के लिए जो आया बेटा, वो आया क्षेत्रीय संगठन। कौन आया? क्षेत्रीय संगठन। तो आपसे एग्जाम में ना 1 नंबर की वर्डिंग में या 2 नंबर के सेंटेंस में पूछ लेता है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हम किसे देखते हैं। तो किसे देखते हैं? तो क्षेत्रीय संगठन को हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखते हैं। ठीक है बेटा। अब ये क्षेत्रीय संगठन के एग्जांपल्स जैसे कि तुम देख सकते हो, यूरोप संघ, है ना, यूरोप यूनियन, या फिर आसियान, ठीक है, सार्क, है ना, ब्रिक्स। ये सब क्या है? ये सब क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है बेटा। और ये सारे संगठन क्या होते हैं, बड़े बड़े जो देश हैं उनको कहीं ना कहीं विकास करने में रोक देते हैं। ठीक है बेटा। तो अब हम आगे इनके थ्योरीज पे भी जाएंगे, है ना।
ठीक है। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में मैंने बताया ना हम किसको देखते हैं बेटा, तो क्षेत्रीय संगठन को देखते हैं। क्षेत्रीय संगठन क्या होता है, तो मैं और मेरे पड़ोसी देशों के समूह को हम क्षेत्रीय संगठन कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि कोई हम पड़ोसी हैं, हमें अपना विकास करना है, तो हम किसी बड़े आदमी के पास ना जाके हम क्या करें, 4-5 घर मिला के हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करने लगे और हम ग्रो करने लगे, है ना। तो उसको ही हम एक तरह से क्षेत्रीय संगठन कह सकते हैं। तो ऐसे ही पड़ोसी देशों के समूह को क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। अब आप ही सोचिए कि जब मैं और मेरे पड़ोसी देशों का समूह होगा तो वो समूह कैसा होगा, उसमें आपसी सहयोग ज्यादा होगा। पड़ोसी देश होंगे तो एक दूसरे की समस्याओं को जानते होंगे, तो उसका हल बड़ी आसानी से निकल जाएगा, है ना। आर्थिक सहयोग एक दूसरे को हम देने लगेंगे, व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे से स्थापित हो जाएंगे, इससे आपस में विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ जाएगी, युद्ध जैसी संभावनाएं कम हो जाएंगी, सीमा विवाद जैसी चीजों पर हम ध्यान कम देंगे और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, आर्थिक विकास पर ध्यान देंगे। आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, सामाजिक, है ना, सभी तरीके के विकास पे हम ध्यान देंगे। तो देखो बेटा, ऐसी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में जो हम देख रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा देख रहे हैं क्षेत्रीय संगठन। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो पहला कि क्षेत्रीय संगठन का आकार बेटा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, जिससे अब छोटा होगा, कम लोग होंगे तो सीधी सी बात है उसमें एकता की भावना आ जाएगी, सभी लोगों की राय बहुत अच्छे से हो जाएगी, है ना। मतलब आसानी से लोग आपस में एक दूसरे को समस्याएं बता पाएंगे, चीजों का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, है ना, आपसी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन से विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आपसी विवादों का समाधान हो जाएगा। और सीधी सी बात है, जब बेटा हम विकास करेंगे तो ऑब्वियसली पर्यावरण का तो विनाश होना ही है, मतलब थोड़ा बहुत तो पर्यावरण को नुकसान होगा ही। तो पर्यावरण संरक्षण पे भी, कि साथ में हम इन पे भी ध्यान दें कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्षेत्रीय संगठन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो आगे हम सबसे पहला जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यूरोप संघ। ठीक है, अब देखो भाई, यूरोप संघ, तुमको पता होगा बेटा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। कैसे, तुम देखो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से देश शामिल थे। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे आपके और एक तरफ कौन थे, दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और अमेरिका, है ना। और दूरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे आपके, जर्मनी, जापान, इटली। अब देखो, सबसे पहली चीज कि यूरोप महाद्वीप में से इनमें से कौन कौन से देश हैं, तो एक ही महाद्वीप पे से इसमें से ब्रिटेन है, फ्रांस है और जर्मनी और इटली एक ही महाद्वीप में आते हैं, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, और बाकी अगर आप देखो तो अमेरिका इस साइड आ जाता है ना, और इस साइड आपका यूरोप महाद्वीप से ही यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर को बेटा वैसे यूरेशिया बोला जाता है क्योंकि वो एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए उसको यूरेशिया बोला जाता है। तो अब आप देखो कि अगर बमबारी हो रही होगी तो इधर से भी हो रही होगी, इधर से भी हो रही होगी, और यहाँ इस जगह पे जापान है, उधर से भी बमबारी हो रही होगी। इसके अलावा ये लोग आपस में भी बमबारी कर रहे होंगे। तो आप खुद ही देखो कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो किस महाद्वीप का हुआ है, तो वो यूरोप महाद्वीप का हुआ है। तो यूरोप महाद्वीप की क्षतिपूर्ति, मतलब सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ यूरोप महाद्वीप का हुआ है। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत के जस्ट बाद क्या हुआ, दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक पूंजीवादी और दूसरी समाजवादी। अब इनमें भी तो होड़ लगेगी ना कि कौन यूरोप के देशों पे अपना वर्चस्व ज्यादा से ज्यादा जमा पाए, कौन ज्यादा उनको कंट्रोल कर पाए। तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे ना, मार्शल लॉ, उन्होंने अपना बहुत तेज दिमाग चलाया, है ना, कि भाई जल्दी से मैं ही कब्जा कर लेता हूं इन देशों पे, सबको पूंजीवादी में ले आता हूं। अब कैसे लाऊंगा, तो भाई सीधी सी बात है, आप ही सोचो कि अगर कोई बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो उसको आप क्या करोगे, कैसे अपने साथ लेकर आओगे, तो उनको आर्थिक सहायता दोगे, है ना, उनको ज्यादा ज्यादा पैसा दोगे, यही करोगे ना। तो यही यहाँ पे भी हुआ। मार्शल लॉ जो थे अमेरिका के विदेश मंत्री, ये मार्शल योजना लेकर आए। क्या लेकर आए, मार्शल योजना। ठीक है बेटा, अब मार्शल योजना के तहत इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। किसकी स्थापना की, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। देख रहे हो कितना तेज दिमाग चला रहा है अमेरिका। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कर दी और यूरोपीय देशों को उससे सहायता देना शुरू भी कर दिया।
दिखावे के लिए इन्होंने यूएसएसआर से भी वैसे पूछा था कि आप चाहें तो आप भी मदद कर सकते हैं, जबकि इसको साफ पता है कि जहां पे अमेरिका है तो वहां यूएसएसआर तो नहीं ही आएगा, है ना। तो मार्शल योजना के तहत उन्होंने क्या करा, मार्शल योजना लेकर आए, जिसके तहत उन्होंने क्या करा, यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा किसको अपना लेंगे, सीधी सी बात है, पूंजीवाद को अपना लेंगे, है ना भाई। सबसे ज्यादा जो भाई, अगर कोई मेरी समस्याओं के समय मेरी मदद करेगा तो मैं तो कहीं ना कहीं उसको शुक्रगुजार मानूंगी ना। या आप लोग भी बताइए किसको शुक्रगुजार मानेंगे, जो ज्यादा आपकी मदद करेंगे, है ना, जो आपके बुरे समय में आपके साथ होंगे। तो अमेरिका ने भी वही करा। तो मार्शल योजना क्या है, तो अमेरिका के किसी भी स्थिति में सोवियत संघ की शक्ति में विस्तार को रोकना चाहता था, है ना। और ऐसे में ही उन्होंने क्या करा, यूरोपीय देशों का पुनर्निर्माण करने के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन लेकर आए। अब आपसे एग्जाम में इसके डेफिनेशन के अलावा और क्या पूछता है कि मार्शल योजना ने कब से कब तक काम करा। तो जो मार्शल योजना के तहत बेटा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की जो स्थापना की गई थी, उसने काम करा था 1948 से लेकर के 1952 तक, केवल 4 साल। ठीक है बेटा, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, मैं स्क्रीन से हट गई हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे आगे, यूरोप संघ के ही। ठीक है बेटा, तो मैं क्लियर कर रही हूँ उसे, है ना। देखो बेटा, यही मैंने अभी आपको बताया ना कि 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल लॉ के द्वारा की गई। इसके माध्यम से क्या किया गया था, तो यूरोपीय देशों को ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक और आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था। अब देखो बेटा, एक और चीज बहुत अच्छी है यूरोप के देशों की, कि वो लोग ना अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं हो गए कि अमेरिका ही हमारी सारी चीजें करेगा। उन्होंने खुद से भी खुद की हेल्प करनी शुरू करी, है ना। भारत के लोगों के जैसे नहीं कि अगर कोई मदद कर रहा है तो उनके ऊपर लदी जाए, ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या किया कि नहीं भाई, हम अपने आप से भी कोशिश करेंगे कि हम अपना विकास कर सके। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो, तो ये कौन सी संधि लेकर आए, पेरिस संधि लेकर आए। कौन लेकर आया, तो ये सिर्फ यूरोप के देश लेकर आए थे। कब लेकर आए थे, तो 1951 में। अब इस पेरिस संधि के द्वारा क्या किया गया था बेटा, तो पेरिस संधि को ये लेकर इसलिए आए थे ताकि जो यूरोप के देश हैं वो आपस में भी सहयोग करें। तो इन्होंने आपसी सहयोग के लिए इसमें किसकी स्थापना करी, तो यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना करी 6 देशों ने मिलकर, जिसके महत्वपूर्ण देश हैं आपके फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ठीक है बेटा। और इसके अलावा इन्होंने दूसरी संधि करी थी, रोम संधि। रोम संधि के तहत इन्होंने 2 संधियां की थी। पहली संधि जो आपकी की थी वो की थी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की थी। ठीक है बेटा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसी को ही हम EU भी कहते हैं, यूरोपीय इकोनॉमिक यूनियन। या फिर सेकंड चीज जो तुम्हारी है वो क्या है, आर्थिक सहयोग के अलावा इन्होंने और क्या किया था, तो वो क्या था, यूरोपीय आणविक एवं ऊर्जा समुदाय। यूरोपीय आणविक एवं सुरक्षा समुदाय की इन्होंने स्थापना की। ठीक है बेटा, तो यूरोपीय आणविक, ये 2 संधियां इन्होंने रोम संधि के तहत की। तो आपसे एग्जाम में जो पूछता है वो ऐसे ही पूछता है कि पेरिस संधि के तहत किसकी स्थापना की गई थी, तो यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना की गई थी। रोम संधि के तहत किसकी स्थापना की गई थी, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय आणविक एवं ऊर्जा समुदाय की स्थापना की थी। ठीक है बेटा, उम्मीद है क्लियर होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखो, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है तो उन पे ना आप ध्यान ना करें। कोई भी चीज में अगर आपको इशू लगे तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाओ। तो अब यूरोप संघ बहुत अच्छा विकास कर रहा था, यूरोप संघ का विकास बहुत अच्छा चल रहा है। अब इन्होंने क्या करा कि अब अमेरिका से खुद को पूरी तरीके से अलग करके, क्योंकि यूरोप के देश बहुत सही से विकास कर रहे थे, तो 1992 में यूरोप के ही देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ की स्थापना करी। कैसे करी, तो मजिस्ट्रेट संधि पर साइन करके। तो एग्जाम में ऐसे पूछता है कि EU का नाम बदलकर EU कब रखा गया। ठीक है, तो EU का नाम बदलकर 1992 में मजिस्ट्रेट संधि पर साइन करके उसका नाम यूरोपीय यूनियन रखा गया। यानी कि पहले उसको यूरोपीय इकोनॉमिक यूनियन बोला जाता था और बाद में क्या बोला जाने लग गया, यूरोप संघ। ठीक है बेटा का, और इसके ऊपर जो साइन हुए थे वो 1992 में हुए थे, और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था, यानी कि लागू कब किया गया, तो 1 नवंबर 1993 को लागू किया गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं।
अब यूरोपीय देखो भाई, कोई भी एक संगठन बनता है तो वो अपनी कुछ एक आइडेंटिटी तो बनाएगा ना, पहचान की, कैसे पहचानोगे आप कि ये मेरा देश है या ये मेरा संगठन है ना। तो इस संगठन की पहचान आप कैसे करते हैं, तो यूरोपीय संघ के झंडे से, जिसपे 12 गोल्डन कलर के स्टार है ना। आपका बेस जो है वो ब्लू कलर का है और 12 गोल्डन कलर के स्टार हैं, जो कि यूरोपीय देशों का एकता, अखंडता और समग्रता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है बेटा, देखो नीले रंग के आधार पर गोलाकार में गोल्डन रंग के सितारे बने हुए हैं, है ना, जो कि यूरोपीय देशों के पारंपरिक रूप से समानता, एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा भाई सीधी सी बात है कि अगर यूरोपीय संघ की जब स्थापना की गई थी तब उसमें थोड़े कम देश थे, अभी वर्तमान में 27 देश हैं। अब आप ही सोचें कि अगर 27 देश एक साथ मिलकर विकास करेंगे तो उसमें बहुत सारे मुद्दों पे काम होना है। तो बहुत सारे मुद्दों पे काम होना है तो क्या यूरोप संघ एक ही जना बैठ के थोड़ी काम कर लेगा। जैसे कि तुम देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट को देख लो, अब वहां पे कोई एक ही टीचर थोड़ी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा देगा। अगर वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगा तो बच्चे रुकेंगे ही नहीं, है ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रखेंगे ना, हर डिपार्टमेंट के लिए, तभी वो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेम ही हाल यहाँ पे भी है। अब यूरोपीय संघ के 27 देश एक साथ रहेंगे तो उनके बीच में झगड़े नहीं होंगे, उनके बीच में कुछ विवादित मुद्दे नहीं होंगे। क्या उनको सामाजिक आर्थिक विकास नहीं करना होगा? बिल्कुल करना होगा। तो और क्या उनके सभी देशों के, और अगर ऐसी चीजें होंगी तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सब मिलकर करेंगे। तो सब मिलकर विकास करेंगे तो सबसे पहली चीज कि उनका क्या होना चाहिए, मंत्री परिषद होना चाहिए। अब अगर सभी देशों से लोग आ रहे हैं तो उनका मंत्री परिषद बन रहा है, मंत्री परिषद बन रहा है यानी कि यूरोपीय मंत्री परिषद है, तो फिर उनको बैठ के बात करने के लिए जगह चाहिए। तो क्या चाहिए उसके लिए? संसद चाहिए। तो यूरोपीय संसद भी है। अब 27 देश एक साथ मिलकर विकास करे तो उनके बीच में लड़ाई भी है, तो उसके लिए क्या चाहिए उनके पास? सुरक्षा परिषद भी चाहिए। उसके अलावा अब सुरक्षा परिषद है तो उस मैटर को सॉल्व करने के लिए उनके पास न्यायालय भी होना चाहिए, है ना। विवादों को सुलझाने के लिए न्यायालय तो चाहिए ना भाई, तो न्यायालय की भी स्थापना की गई। और लास्ट वन क्या होगा उनके पास? अब इतने सारे देश मिलकर काम कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेंगे भाई, आर्थिक और सामाजिक विकास भी तो करेंगे, है ना। तो इसके ये 5 अंग हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद है, यूरोपीय मंत्री परिषद है, यूरोपीय संसद है, यूरोपीय आर्थिक और सामाजिक परिषद और यूरोपीय न्यायालय है। ठीक है बेटा, इसको हम एक बार यूरोपीय देशों को मैप पे भी देख सकते हैं। देखो, है ना, सारे ये कंट्री जो है इसके मैप पे, आपका जर्मनी, पोलैंड, प्रीसिया, ऑस्ट्रिया, है ना, फ्रांस, हंगरी, रोमानिया, स्वीडन, नॉर्वे। ठीक है बेटा, तो ये जो यूरोपीय देश के जो 27 देश हैं, इटली, ये सब इसमें आपको दिख जाएंगे, है ना। तो ये मैप में आपको दिख रहे होंगे इस जगह से। ठीक है बेटा, तो ये सारे यूरोपीय देशों को इंडिकेट कर रहा है कि यूरोप महाद्वीप में ये लोग कहाँ कहाँ पे हैं। नेक्स्ट आ जाओ आपका, अब देखो भाई, किसी भी संगठन के कुछ उद्देश्य होते हैं, है ना। तो ऐसे यूरोपीय संघ के भी कुछ उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि आर्थिक एकीकरण पर बढ़ावा देना, ये इनका मेन उद्देश्य है बेटा। ठीक है, कि जितने भी सदस्य देश है उनका क्या हो सके, सभी लोगों का मिलकर आर्थिक विकास हो सके। अब आर्थिक विकास करने के लिए, जैसे कि भारत है, भारत के पास अपने कोई प्राकृतिक संसाधन तो है नहीं, तो हम किस चीज पर निर्भर है? कृषि, उद्योग। ठीक है, सेम उसी तरीके से यूरोप के भी देशों में 27 के 27 देशों के पास तो प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे, तो उन लोगों ने भी क्या करा, सदस्य देशों के विकास करने के लिए उनके यहाँ पे आर्थिक और मतलब उनके कृषि और उद्योग धंधों पर भी ध्यान दिया। इसके अलावा और क्या किया, शांति स्थापित करने पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। अब 27 देश तो जैसे 5 उंगलियां हमारी बराबर नहीं होती, तो ऐसे 27 देश भी बराबर के मतलब बराबर की वो नहीं होगी ना, उनकी संसाधन उनके पास बराबर नहीं होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी निर्धन और संपन्न देशों के बीच को खाई को कम करने के लिए काम किया गया। पर्यावरण में सुधार के लिए वन्य जीव तथा नदियों की सुरक्षा करना। ठीक है बेटा, मतलब और सीधी सी बात है कि सदस्य देश जब पर्यावरण का विकास करेंगे तो उनके बाकी चीजों पर भी तो ध्यान देना होगा ना, जो भी उससे नुकसान प्रभावित हो रहे होंगे। इसके अलावा अब यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या है? देखो बेटा, इसकी विशेषताएं अपने आप ही आप देख सकते हो कि क्या है। ये संगठन सबसे पुराना संगठन है। इसकी शुरुआत आप कब से देख सकते हैं, तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग समुदाय से ही देख सकते हैं, जब मार्शल योजना आया था, है ना, तभी से ये सारे लोग साथ हैं। तो इसकी जड़ें जो हैं बेटा वो 1948 से ही खोजी जा सकती है। इसके बाद जो है इनका समान राजनीतिक रूप है। समान राजनीतिक रूप का मतलब क्या होता है बेटा, कि इन 27 देशों की जो लगभग चीजें हैं वो सेम है, तो जिससे इनके बीच में ना मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भाई भेदभाव करोगे भी तो किस आधार पे, है ना। तो यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, अपना राष्ट्रगान है ना, अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, अपनी स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा यूरो है। ठीक है, अपनी साझी विदेश नीति है ना। ठीक है, साझी विदेश नीति है, अपनी सुरक्षा नीति है इनकी।
कि जितने भी 27 देश हैं उनकी एक जैसी विदेश नीति होगी, एक जैसी सुरक्षा नीति होगी। यूरोपीय संघ की सहयोग की नीति भी बहुत अच्छी है, जिसकी भाई सीधी सी बात है, अगर इनके बीच में सहयोग नहीं होता तो ये क्या इतने सालों से काम कर पाते, साथ में नहीं कर पाते ना। अब तो कर रहे हैं, है ना। तो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में सहयोग बहुत अच्छा है, ठीक है। यूरोपीय संघ का जो प्रभाव है वो भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा अगर और हम बात करें तो यूरोपीय संघ के जो देश है बेटा, उनका विश्व की राजनीति में प्रभाव बहुत अधिक है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को अपने एकीकरण से बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो उनका राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। कैसे? कि देखो भाई, यूरोप संघ के जो 27 देश है ना, इंटरनेशनल मंचों पर भी वो बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, है ना। जैसे कि यूएनओ के जितने भी अंग हैं उन सभी जगहों पे। तो देखो भाई, विश्व की राजनीति में यूरोपीय संघ का जो महत्व है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण सुरक्षा परिषद में यूरोपीय संघ का, तुम देख सकते हो कि फ्रांस को वहां पे क्या स्थायी सदस्य है। पहले यूरोप संघ के पास बेटा 2 स्थायी सदस्य थी सुरक्षा परिषद की। क्यों? क्योंकि पहले ब्रिटेन भी इसका सदस्य था और फ्रांस भी था, दोनों के पास वीटो पावर है, तो इनके पास 2 वीटो पावर थी। लेकिन अब 2020 में ब्रिटेन यूरोप संघ से बाहर निकल गया है, तो अब इनके पास वैसे एक ही वीटो पावर रह गई। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके जो अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार की सदस्यता होती है ना, स्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी सदस्य में यूरोप संघ के भी बहुत सारे देश शामिल होते रहते हैं, तो जिससे विश्व मंचों पे भी इनका जो प्रभाव है वो काफी हद तक देखने को मिलता है। और अगर मैं आर्थिक महत्व की बात करूं तो भैया आर्थिक रूप से तो बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। जिस हिसाब से विकास कर रहे हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि अमेरिका को काफी हद तक टक्कर दे सकते हैं या फिर गिरा भी सकते हैं, क्योंकि कई बार इन्होंने अमेरिका के डॉलर को इन्होंने पीछे छोड़ा है ना। 2005 में भी छोड़ा है और अभी 2016 में भी इन्होंने छोड़ा है, जिसमें अमेरिकी मुद्रा डॉलर जो है वो खतरे में आ गई थी। इसके बाद सैन्य प्रबलता की अगर हम बात करें तो इनकी जो एक और विशेषता महत्वपूर्ण क्या है कि इनका जो सैन्य बल है वो बहुत मजबूत है। जैसे कि विश्व में माना जाता है कि एकमात्र मतलब सबसे बड़ी सेना जो विश्व में है वो किसकी है? अमेरिका की। लेकिन दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी सेना आ जाती है बेटा वो यूरोप संघ की आती है, क्योंकि ये 27 देशों का मिलकर सेना बनी हुई है ना। और इसी की वजह से इनकी जो सैन्य प्रबलता है वो भी क्या है? काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है बेटा। अब यूरोपीय संघ की हम कुछ खामियां देख लेते हैं। तो इसकी खामियां क्या है? तो यूरोपीय संघ अपना एक संविधान भी बनाना चाहता था, जिसमें वो फेल हो गया। संविधान क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि जो यूरोप संघ के जो देश हैं बेटा, अगर ये संविधान बना लेते तो आप ही सोचे कि एक क्षेत्रीय संगठन और यूएसएसआर में फिर अंतर क्या रह जाता? कोई अंतर ही नहीं रह जाता। तो ये अपना संविधान बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे देशों ने इसका विरोध किया और ये अपना संविधान नहीं बना पाए। इसके अलावा जो इनकी मुद्रा है यूरो, वो केवल 27 में से 19 देशों ने ही अपनाई, ठीक है। तो इससे ये भी साबित हो गया कि मतलब जितनी एकता ये दिखा रहे हैं शायद कहीं ना कहीं उतनी एकता इन देशों के बीच में नहीं है। और थर्ड चीज क्या है कि इनकी साझी, मैंने अभी आपको विशेषताओं में बताया था ना कि इनकी साझी विदेश नीति है और साझी सुरक्षा नीति है। तो अब साझी विदेश नीति का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे संगठन में किसी मुद्दे पर समान राय बन रही है तो इंटरनेशनल लेवल पे या बाहर जाके, है ना, हम सब लोग एक जैसी बातें बोलेंगे, कोई अलग बातें कोई अपनी राय अलग नहीं रखेगा, है ना। उससे विदेश को या विश्व को क्या दिखाई देगा कि हम सब में बहुत ज्यादा एकता है ना। लेकिन यहाँ पे साझी विदेश नीति होते हुए भी इनमें कहीं ना कहीं क्या दिखी? फूट दिखी। वो फूट कब दिखी? कि जब अमेरिका ने इराक के ऊपर ऑपरेशन इराक की फिल्म चलाया था तो उसके फेवर में, है ना, ब्रिटेन ने तो अमेरिका का समर्थन कर दिया और बाकी के देशों ने जैसे कि फ्रांस और जर्मनी ने उसकी कड़ी निंदा की। तो इससे क्या शो हो रहा है कि इनकी साझी विदेश नीति होते हुए भी इनके अंदर क्या है? फूट है। तो इसका तो फिर बाकी लोग फायदा उठाएंगे ना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? आसियान। ठीक है बेटा, अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान भी क्या है? आसियान 10 देशों का समूह है बेटा, है ना। आसियान की अगर हम बात करें तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना हुई थी। ठीक है बेटा, आसियान की फुल फॉर्म क्या है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है ये, है ना। अगर मैं बात करूं बेटा तो जब 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर जो स्थापना की गई थी तो केवल 5 देशों ने मिलकर, इसके 5 ही संस्थापक देश हैं। वो कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। 5 और अन्य देश इसमें बाद में शामिल हुए थे, ब्रूनेई, दारुसलाम, म्यांमार,
है ना, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ठीक है बेटा, तो ये टोटल 10 देशों का समूह है। अगर मैं बात करूं तो ये 10 देशों का समूह जो है वो हमारे मतलब दक्षिण एशिया में दक्षिण पूर्व में आता है लगभग, मतलब इस जगह पे कह सकते हैं आप मैप में, है ना। अगर हम विश्व को मैप के आधारों पर बांटे तो हो सकता है कि हमारे भाई साहब ने इस पे पीपीटी में डाला हो मैप, मैंने उनसे कहा तो था। चलिए कोई बात नहीं, आप गूगल सर्च करके देख लेना कि आसियान के 10 देश कहाँ पे आते हैं। फिलहाल हम आसियान के उद्देश्य और झंडे की तरफ चलते हैं, है ना। जो हमारे सामने उनको तो पढ़ ही लेना चाहिए। देखो भाई, ये है आसियान का झंडा, डमरू जैसा दिख रहा है आपको, है ना। ये जो डमरू है ये किस चीज का प्रतीक है? ये 10 धान की बालियां है। क्या है बेटा? ये धान की बालियां, है ना। और इसको क्या कर रखा है? धागे से बांध दिया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? आसियान के 10 देशों को बांधने का मतलब क्या होगा कि एकता के सूत्र में बांध रहा है ना। तो ये आसियान के 10 देशों के एकता, अखंडता और समग्रता का प्रतीक है। अब देखो भाई, आसियान के देश यूरोप संघ के देशों के जितने अमीर नहीं है ना, लेकिन अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? मतलब क्योंकि ये लोग थोड़े पिछड़े हुए हैं, जैसे कि एशिया महाद्वीप के लगभग देश है ना, कुछ कुछ उनके जैसे ही हैं या उनसे थोड़े से और ज्यादा गरीब। तो ये संगठन, सोचो कि गरीब राष्ट्रों का संगठन होने के बावजूद भी और बहुत छोटा संगठन होने के बावजूद भी ये बहुत तेजी से विकास कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी इसने अपनी इसी लगन और प्रयास से, कहते हैं ना कि मेहनत करते जाओ फल की चिंता मत करो, तो वही आसियान ने प्रूव करके दिखा दिया कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। आसियान कुछ उसी तरीके से काम कर रहा है। देखो भाई, आसियान के उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य कि इस क्षेत्र में, मतलब ये आसियान के 10 देशों के बीच में शांति एवं सुरक्षा को आपसी सहयोग से स्थापित करेगा। और क्या करेगा? तो आसियान के आर्थिक विकास में तेजी लेकर आएगा, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। ठीक है, आसियान के देशों का ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि भाई मैं तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी करूंगा। ठीक है भाई, कि तुम्हारे समाज की जैसी सामाजिकता है और जो संस्कृति है वो हम बनाए रखेंगे, उसको भी हम खत्म नहीं करेंगे। इसके अलावा सदस्य देशों की राजनीति में भी सुधार करेंगे, उनकी सामाजिक स्थिति भी सुधारेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधारेंगे, उनकी संस्कृति पर भी ध्यान देंगे, उनके व्यापार पर भी ध्यान देंगे, उनकी वैज्ञानिक कंडीशंस को भी सही करेंगे हम, है ना। तकनीकी और प्रशासनिक सुधार भी लेकर आएंगे। तो देख रहे हो मतलब कितनी डीपली लेकर चल रहा है ये अपने उद्देश्यों को भी, है ना। और क्लियर उद्देश्य है इसके अपने। इसके बाद क्या है कि ये साझा बाजार भी स्थापित करेगा कि जो सदस्य देश हैं वो सारे मिलकर क्या कर सके? व्यापार कर सके आपस में, है ना। और क्या करेगा? सदस्य राष्ट्रों के बीच में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा, भाई सदस्य देशों का हेल्प करेगा। इसके अलावा यूएनओ के नियमों के अंतर्गत रहकर ही अपने कानूनों, मतलब अपने कार्यों को आगे बढ़ाएगा। ठीक है बेटा, तो देख रहे हो इसका उद्देश्य कितना क्लियर और कितने ज्यादा डेप्थ में जाकर इन्होंने अपनी चीजों को मतलब लिखा है या फिर बताया है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पे? तो इंडोनेशिया के जाकर्ता में है। कहाँ पे बेटा? इंडोनेशिया के जाकर्ता में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट गई हूँ। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे इसके आसियान के ही। ठीक है बेटा, क्लियर कर रही हूँ मैं। अरे वाह, हमारे भैया ने तो डाला हुआ है मैप, देखो बेटा, पर पता नहीं कैसे डाला भैया ने, ये तो जूम ही नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं। जूम नहीं हो रहा है तो क्या हुआ? देखो बेटा, ऐसे मैं वर्ल्ड को इस तरीके से बांट रही हूँ, है ना। 4 पार्ट्स में बांटते ना, कैसे बांटोगे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब मैंने तुमको क्या बताया था? आसियान क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, यानी कि ईस्ट और साउथ एशियन नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब दक्षिण पूर्व में ये सारे देश आते हैं, ये सारे देख रहे हो ना, जो इस साल इस एरिया में, मतलब मैं एक लाइन खींच दूंगी बीच में से, तो ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, अब साउथ ईस्ट में कौन कौन आता है? देखो मैं इसको क्लीन करके बता देती हूँ। देखो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रूनेई दारुसलाम, है ना, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया। दिख गए आपको सबके सब मैप पे? बेटा ये एग्जाम में मैप आते हैं ना, मजाक में नहीं लेना, इसे पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। थैंक यू भैया डालने के लिए इसे, मुझे तो लगा आपने डाला ही नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो बेटा आगे की चीजों को देखते हैं। आसियान शैली क्या है भाई? आसियान शैली हम किसे कहते हैं? शैली मतलब काम करने का तरीका। जैसे मेरा काम करने का कुछ अलग तरीका होगा, तुम्हारा अलग होगा, किसी और का कुछ और होगा, है ना। तो सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। तो ऐसे ही आसियान के देशों का भी अपना एक तरीका है। इन्होंने एक नई चीज दे दी है ना। आसियान का क्या दिया है कि अनौपचारिक,
टकराव रहित आपसी मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश किया, इसे ही हम आसियान शैली कहते हैं। अनौपचारिक मतलब अनऑफिशियल, ये नहीं कि भैया 10 देश है तो एक ड्रेसअप होके आएंगे, ड्रेस कोड होगा, नहीं। अनौपचारिक। टकराव रहित मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये लोग काम करेंगे, है ना। मेल मिलाप मतलब आपसी सहयोग से, भाई सीधी सी बात है, लड़ेंगे थोड़ी, लड़ेंगे तो फिर काम ही नहीं बनेगा, है ना। ये देखो हमारे पीपीटी वाले भैया ने ना ये मैप वाला, वो सॉरी डायग्राम वाला जो मैंने आपको झंडे का दिया था उसका डेफिनेशन यहाँ लिख दिया है, तुम एडजस्ट कर लेना बच्चों, है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती तो इंसान से ही होती है ना। और थोड़ी सी पीपीटी में एक और चीज़ है कि क्या हमने थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं देखी, जैसे कि क्या नहीं देखा, देख लेती हूँ, क्या पता आगे दे दिया भैया ने, है ना। अच्छा नहीं दिया आगे, यहीं पे ही होगा, चलो कोई नहीं, मैं पढ़ा देती हूँ, है ना, पढ़ लेते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि हर चीज़ पीपीटी में ही होनी चाहिए, है ना, कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए। देखो भाई, अब आसियान का और क्या किया था, तो आसियान ने 1994 में बेटा आसियान मंच की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आसियान मंच की। अब ये आसियान मंच क्या करता है, तो आसियान मंच जो है ये पूरे विश्व को एक मंच उपलब्ध करवाता है जो अपने द्विपक्षीय मुद्दों को यहाँ जाके सुलझा सकते हैं, है ना, द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझा सकते हैं। और आसियान वहां जाके क्या करेगा, मतलब मीडिएटर का काम करेगा। सेकंड, और क्या करेगा ये आसियान मंच, तो ये आसियान के सदस्य देशों की साझी विदेश नीति और साझी सुरक्षा नीति भी अपनाएगा। ठीक है, देख रहे हो कितने बढ़िया लोग हैं ये लोग, है ना, कितना सोच समझ के काम कर रहे हैं। और क्या करेगा आसियान मंच के अलावा, अब इसके अलावा भी इन्होंने क्या करा, आसियान के 3 प्रमुख स्तंभों की स्थापना की 2003 में, है ना। आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ ना बेटा, आप लोग भी अपना पेन पेपर लेके बैठना और इन्हें लिखते रहना, है ना। आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, तो पहला स्तंभ है आपका आसियान सुरक्षा समुदाय। सीधी सी बात है, सुरक्षा समुदाय तो क्या करेगा, आसियान के देशों को सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा क्या है, आसियान आर्थिक समुदाय। आर्थिक समुदाय क्या है, तो सदस्य देशों का आर्थिक चीजों का कार्य करेगा, है ना भाई, कि उनका व्यापार अच्छा चल रहा है, संतुलित व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीजों पर ध्यान देगा। तीसरी चीज, आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय, है ना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक, तुमने देखा था ना इसके उद्देश्य में भी इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों को कितना सीरियस लिया हुआ था, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर भी ये ध्यान देगा, तो इसके लिए इन्होंने ये 3 प्रमुख स्तंभों की स्थापना की थी। ठीक है बेटा, अब आसियान की अगर मैं बात करूं तो आसियान अर्थव्यवस्था में बहुत छोटा और बहुत छोटे छोटे देश इसमें शामिल हैं। तो पहले किसी का ध्यान आसियान के देशों की तरफ नहीं था, लेकिन पहले भारत का भी ध्यान नहीं था, सब इसको बहुत हल्के में ले रहे थे। कहते हैं ना कि जब अपना काम किए जाओ बाकी लोग अपने आप ही पीछे पीछे आएंगे, तो आसियान ने उसको प्रूव करके दिखा दिया कि अपने काम पे ध्यान दो। तो पहले भारत ने भी आसियान की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1991 के बाद हमने भी पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई, जब आसियान बहुत तेजी से विकास कर रहा था। पूरब की ओर देखो की नीति में क्या था कि भाई हमें भी आसियान की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि कितनी तेजी से वो विकास कर रहा है, उनके साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहिए। इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को 2014 में हमारी मोदी जी की सरकार ने चेंज कर इसका नाम क्या रख दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी रख दिया। मतलब ये नया नया नामकरण तो हमारी सरकार बहुत अच्छे से ही कर रही है। ठीक है, इसके बाद और क्या किया भारत जो है वो आसियान की सभी बैठकों में भाग लेता है। वही है ना, जब हमें कोई संगठन पसंद आ जाता है तो उसकी तो बैठकों में हम भाग लेंगे ही। और क्या करा है, तो भारत ने, अब भाई भारत भी आसियान की सदस्यता लेना चाहता था, लेकिन तुमको अभी मैंने मैप पे दिखाया ना कि भारत जो आसियान महाद्वीप के जो देश हैं वो किस में आते हैं, दक्षिण पूर्व में आते हैं, और भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ पे आता है, दक्षिण में आता है। तो भारत तो आसियान का सदस्य नहीं बन सकता। तो इसलिए अगर मुझे किसी संगठन का फायदा उठाना है तो क्या करूंगी मैं, उनके देशों से रिलेशन रख लेंगे हम, है ना भाई, उनके रिलेशनों से हम व्यापार, उनके मतलब उनके जो देश हैं उनसे हम व्यापार कर लेंगे। तो भारत ने भी वही करा, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ हमने द्विपक्षीय संबंधों पर हस्ताक्षर कर लिए। ठीक है, आसियान की अगर मैं बात करूं तो 4थे नंबर का जो व्यापारिक भागीदार है वो भी है भारत। इसके बाद हमारे बीच में साइबर क्राइम के मुद्दों को लेकर, आतंकवादी मुद्दों को लेकर भी आपसी सहयोग है। इसके बाद हमारे बीच में धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध भी बहुत मजबूत है। पर्यटन भी हमारा बहुत अच्छा है ना, अब लोग इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब जगहों पे बहुत घूमने जाते हैं। इसके बाद भारत, तो फिर भारत के जैसे और भी बहुत सारे देश थे जो कि आसियान के सदस्य बनने चाहते हैं, तो उसमें और देशों को भी शामिल किया गया, जैसे कि भारत,
जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, इन सब देशों ने भी, और चीन, तो इन सब देशों ने भी आसियान की क्या ली बेटा, सदस्यता ली। ठीक है, तो तुम्हारा चैप्टर आज ये सेकंड पार्ट हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो सॉरी ये फर्स्ट पार्ट है आपका, तो इसे आज हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू बेटा।